एक बार फिर जी स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद आपको कहती हूँ। पैनल मेरे साथ ही मौजूद है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हो रही है, काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी इजलास और हिदायत पर कोई तनाज़ा नहीं है, ऐसा कह रहे हैं जस्टिस एजाजुल एहसन। मुनहरिफ अराकीन डी सीट होने के बाद बतौर मेंबर बहाल हो जाएंगे। मुनहरिफ अराकीन बहाल होने पर वजीर आला का साबिका इलेक्शन दुरुस्त करार पाएगा, ऐसा मंसूर आवान की जानिब से पूछा गया है या सवाल उठाया गया है। मुनहरिफ अरकान डी सीट होने के बाद बतौर मेंबर बहाल हो जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं मंसूर आवान। इम्पॉर्टेंट आज की समाज चल रही है, इस वक्त मुकालमा हो रहा है, जस्टिस साहिबान की जानिब से रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, जो वकला हैं उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज की समात में क्या फैसला होता है या इसको मजीद प्रोलॉन्ग किया जाएगा, सुना जाएगा, क्योंकि अदलिया की जानिब से ऑलरेडी ये कह दिया गया है कि सबको सुनकर उसके बाद फैसला दिया जाएगा, उसके बाद जजमेंट पास की जाएगी, उसके बाद जजमेंट दी जाएगी। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट ये समात है। इससे पहले पीडीएम की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आगे का लाहे अमल के हवाले से भी बताया है। इससे पहले भी डिस्कशन मुसलसल यही जारी है पिछले 3 दिन से कि अब जो पीटीआई की तरफ से जिस तरह का प्रेशर है या जिस किस्म की जारहाना सियासत की जा रही है, तो रद्द अमल पीडीएम की जमातों की जानिब से रद्द अमल भी उसी तरह का दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये जो अहम समात हो रही है, हम कह सकते हैं कि इस अहम समात के बाद और इसके फैसले के बाद एक बार फिर ये फैसला यहाँ तक आ गया है और ये सारा मामला यहाँ तक आ गया है कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान की सियासत की डायरेक्शन का पता चलेगा कि आया अब पाकिस्तान की सियासी जो हिद्दत है वो क्या रुख इख्तियार करती है। मेरे साथ हमारे नुमाइंदेगान भी मौजूद हैं, मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जुल्करनैन मेरे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा मैं डिटेल्स जानती हूँ कि इस वक्त क्या चल रहा है, वो क्या देख रहे हैं और कब तक ये समाज अब मुमकिनात क्या है, कब तक ये समाज जारी रहेगी। जी बताइएगा जुल्करनैन, क्या डिटेल्स हैं आपके पास, ज़रा अब तक का एक ओवरऑल सिनेरियो भी बता दीजिएगा, अहवाल भी दे दीजिएगा। ओके किरण, बात यह है कि जो वकला हैं सबसे पहले पेश हुए इरफान कादिर जो नुमाइंदगी करते डिप्टी स्पीकर जो है दोस्त वजारी उन्होंने अपने दलाइल इस नुकते के ऊपर दिए कि फुल कोर्ट अदालत तश्कील दे। उसके बाद मंसूर अवान जो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील हैं वो इस वक्त अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं और दोनों का मौक़िफ़ यही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार के जो साबका सदूर हैं, 6 साबका सदूर पेश हुए जिनकी नुमाइंदगी लतीफ़ आफरीदी ने की, उन्होंने भी अदालत से यही कहा कि आर्टिकल 63A से मुतालिक जो तमाम केसेज हैं, यानी कि जो तशरीह के खिलाफ नजरसानी दरखास्त है, वो भी जो मुनहरिफ अरकान ने डी सीट होने के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं, उन तमाम को इस केस के साथ यकजा करके सुना जाए, क्योंकि इसमें आर्टिकल 63A की तशरीह का ही मामला है और फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। ये भी कहा गया कि ये मुनासिब नहीं होगा कि जिस बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह की थी वही तमाम केसेस को सुने, दीगर जजेस का ओपिनियन भी आना चाहिए, इसलिए फुल कोर्ट को तश्कील देना चाहिए। ये नुकात थे जिसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कहा गया कि डिप्टी स्पीकर ने अपने रूलिंग में हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्दीक नहीं करता या उसको गैर कानूनी करार देते हैं तो इस सूरत में उन्होंने अदालती फैसले का हवाला कैसे दे सकते थे, और अगर अदालती फैसले का हवाला दिए इसका मतलब है वो फैसले को दुरुस्त मानते हैं, इसीलिए उन्होंने इसका हवाला देकर अरकान के वोट मुस्तरद किए हैं। अब उन्होंने कहा कि यहाँ तक आने के बाद नुकता सिर्फ इस बात का रह गया है कि जो डिप्टी स्पीकर की तशरीह है अदालती फैसले की वो दुरुस्त है या नहीं। इस पर मंसूर अवान ने कहा कि अगर जो मुनहरिफ अरकान की अपीलें जो है इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इंतबाह है वो अदालत मंजूर कर लेती है, क्योंकि उनमें भी जो पार्टी की जानिब से हिदायत थी वो पार्लिमानी पार्टियों ने नहीं बल्कि चेयरमैन इमरान खान की जानिब से दी की थी। और अगर अदालत इस नुकते पार्टी सरबराह नहीं पार्लिमानी पार्टी हिदायत दे सकती है, जैसा कि जजेस के जो ऑब्जर्वेशन है उससे सामने आ रहा है, उस सूरत में उन्होंने कहा कि जो 16 अप्रैल का इलेक्शन था वज़ीर आला पंजाब का, जिसके 25 वोट निकाल कर ज़िम्मी इलेक्शन कराया गया, वो बिल्कुल दुरुस्त करार पाएगा और जो तमाम जो डी सीट होने वाले मुनहरिफ अरकान है वो अपने ओहदों पर बहाल हो जाएंगे, बतौर एमपीएफ उनकी बहाली हो जाएगी। ऐसे सूरत हाल में उसके बाद का जितना भी सिनेरियो हुआ, जो हमजा ज़िमनी इंतखाबात हुए और अब जो नए इंतखाब हमजा के बाद दोबारा से वज़ीर आला का हुआ है, ये तमाम चीजें सेट असाइड हो जाएंगी क्योंकि पहला इलेक्शन दुरुस्त करार पाएगा। ये तमाम बहस है जो इस वक्त जारी है। हम जजेस की जानिब से बार बार एक ही नुकता उठाया जा रहा है कि आर्टिकल 63 बड़ा वाज़ेह है कि जो हिदायत है वो पार्लिमानी पार्टी ने देनी है और काफ लीग के अरकान की पार्लिमानी पार्टी इजलास होना
और उसमें परवेज लाई को वोट देना, इन बातों को अभी तक मुतनाज़ नहीं करार दिया गया। यानी कि जो मुस्लिम लीग नून और दीगर जो जमातों के वकला हैं, जो रिस्पोंडेंट है इस केस में, उन्होंने अभी तक इसको गलत करार नहीं दिया कि काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का कोई इजलास नहीं हुआ था या नहीं, और इस बात के ऊपर जो काफ लीग के अरकान का मौक़िफ़ है उसको अभी तक किसी ने उसकी तरदीद नहीं की। ये अब तक की समाअत का अहवाल है जो तकरीबन 2 घंटे होने को वहाँ चल रही है। और अगर फैसले की अब तक बात की जाए, इसकी कंक्लूजन की बात की जाए, तो आज अभी तक मजीद जो ऐसी हालात नजर नहीं आ रहे कि आज इस केस को कंक्लूड किया जा सके। ये 1 से 2 दिन मजीद इसमें लगेंगे। अब वो अदालत के ऊपर मुनहसर है कि वो कितना वक्त तमाम मुकला को देती है, क्योंकि नॉर्मली अदालत का तरीक़ाकार ये होता है जिस नुक्ते के ऊपर वो एक फरीक के दलील को सुन ले, उसके ऊपर कहा जाता है कि उसी के जो मुतलका या उसके जो हामी मुकला है वो उस बातों को रिपीट ना करें, नया कोई नुक्ता तो वो उठाएं ताकि जल्द अज जल्द किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। जी किरण। सही है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन आपका भी, और अरशद अली आप भी मुसलसल कोर्ट रिपोर्टिंग में मसरूफ़ हैं, फौरी तौर पर अपडेट्स आप लोग हमें दे रहे हैं, तो दोनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। बार बार आप लोग की तरफ आते रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। इसी तमाम दौरानिए में मंसूर अली खान भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मंसूर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, इस सारी सिचुएशन को देख के क्या लग रहा है आपको? अभी जुल्करनैन ने कह दिया है कि देखकर ये मामला ऐसा लग नहीं रहा है, महसूस नहीं हो रहा कि ये आज ही चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। तो हम हफ्ते को भी यही डिस्कस कर रहे थे कि शायद अब ये चीज़ सवालत इख्तियार करेंगी, प्रोलॉग होंगी, क्योंकि जजेस साहिबान ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं ना कि जितनी भी वकला हैं उनके तमाम लोगों की बात सुनने के बाद फैसला किया जाएगा। क्या समझते हैं, अगर ये जो मुनर्रिफ अरकान के हवाले से बात हो रही है, 16 तारीख की बात हो रही है, और फिर उसके बाद नए रन ऑफ इलेक्शन की बात हो रही है, पॉसिबिलिटीज क्या लग रही हैं इस वक्त आपको? मेरे ख्याल में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इत्तेहादी जमातों की जानिब से, और उसके अंदर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, मेरे ख्याल में इसने टोटल डायरेक्शन जो है ना इस मामले की वो किसी और तरफ ले गई। हम पहले ये समझ रहे थे कि ये कोर्ट रूम्स के अंदर जो है वो सिर्फ कोर्ट रूम्स की हद तक ही ये मामला रहेगा, लेकिन अब एक्चुअली ये सियासी मैदान के अंदर भी जो है वो इस केस को परसू किया जाएगा। और इसके ऊपर जो स्टांस आज मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और दीगर इत्तेहादियों ने दिया है, मेरा इसमें सिर्फ एक सादा सा ये पॉइंट है कि 2018 के इलेक्शन में तकरीबन 5 करोड़ से लेकर 5.25 करोड़ वोट जो है वो कौमी असम्बली के लिए डाले गए थे, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें थी। ये सियासी जमातें जो आज बैठी हुई थी, जिन्होंने बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक जो नंबर सामने आया वो तकरीबन ये 2.5 करोड़ वोट लेके इन असम्बलियों के अंदर पहुंचे हुए हैं। ये 2.5 करोड़ वोट लेके उनके नुमाइंदे हैं ये लोग। या तो पाकिस्तान का निज़ाम एक ऐसा बना दीजिए जिसमें हम ये फैसला कर लें कि इन लोगों की कोई वक़्त नहीं है, ये इनकी कोई वैल्यू नहीं है, आप इनको उठा के गाय बकरियों की तरह उठा के फेंक दीजिए, ये जो भी कहते रहें, ये जो भी डिमांड करते रहें, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जो एग्जाम्पल्स आज दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो माजी बताया गया कि किस किस तरह जो है वो किसी एक को फेवर मिलती है और किसी दूसरे को फेवर नहीं मिलती है, ये तासुर ख़त्म होना चाहिए। और ये तासुर ख़त्म करने के लिए हमारी अदलिया को आज किसी सूरत इन लोगों को ये एक्सक्यूज़ नहीं पकड़ानी चाहिए। ये जिन लोगों ने भी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन लोगों के हाथ में ये एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए कि ये कल को कह सके देखे जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई। इनको अगर ये फुल कोर्ट मांगते हैं, हमारे तमाम जजेस जो हैं वो बड़े काबिल एहतराम हैं, डिग्निफाइड हैं, क्वालिफाइड हैं, उनकी ज़ात के ऊपर कोई कीचड़ ऐसा नहीं है। तो मैं तो कहता हूं कि इनको स्टंप करें, इनको ऐसा स्टंप करें, इनकी ऐसी मतलब वो जिसे कहते हैं ना कॉल देयर ब्लफ, इनको दें फुल कोर्ट, और उसके बाद ताकि अगर ये वहां पे जाके जब केस हारे तो इनकी और सुक्की होगी फिर। तो इनके पास कोई मौका ऐसा नहीं रहना चाहिए कि कल को जाके ये जब अपनी इलेक्शन कैंपेन्स करें तो ये कहें कि देखे जी अदलिया ने हमें इंसाफ नहीं दिया, हम ये डिमांड करते थे और हमें वो नहीं मिल सका। मत दें इनको ये चांस, मत दें इनको चांस, क्योंकि ये फिर अपनी तकरीरों में बार बार बोलेंगे, बार बार कहेंगे देखें हमारे साथ ये हुआ, देखें हमारे साथ वो हुआ। ये मौका मत दें इनके हाथ के अंदर। लेकिन जाहिर बात है, डिपेंड एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए मोहतरम है, वो जो भी फैसला करेगी जाहिर बात है वो सबको ही कबूल होगा। अच्छा मंसूर, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इनफैक्ट मैंने भी आगाज इसी बात से किया था कि ये 180 डिग्री का चेंज एकदम पिछले 3-4 दिनों से, और स्पेशली जब साद रफीक साहब ने पहले बात की और उनकी गुफ्तगू से, उस वक्त तक ये रन ऑफ इलेक्शन वाली प्रैक्टिस भी नहीं हुई थी, लेकिन उनकी गुफ्तगू से ऐसे इशारे मिलना शुरू हो गए थे कि इदारों पर तनकीद और एक प्रैक्टिस रही है पहले मुस्लिम लीग नून की जिस वक्त वो ऑपोजिशन में थे, इसका दोबारा आगाज क्यों हो गया है? नहीं मनीफ साहब,
ये दोबारा आगाज क्यों हो गया? और पिछले दिनों हम पिछले 3 महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुसलसल इस बात पर तनकीद करते रहे हैं कि जब तक ये सेम पेज की बात होती थी उस वक्त खान साहब जमीन और आसमान के खिलाफे मिलाया करते थे, लेकिन फिर जब उनके हाथ से इख्तिदार चला गया तो फिर खान साहब का टोर और टोन दोनों हमने देखा क्या हो गया था। लेकिन अभी पिछले 1 हफ्ते से जो मौजूदा हुक्मरान जमात है उनकी भी टोन में कुछ इसी तरह की गुफ्तगू का आगाज हो गया है। मरियम साहिबा के अभी मैं स्टेटमेंट्स देख रही हूँ, या इससे पहले ख्वाजा साद रफीक साहब की बात देख रही हूँ, या मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू देख रही हूँ, सबके सब खुले लफ्जों में या दबे लफ्जों में एक बार फिर तनकीद का अमल उन्होंने शुरू कर दिया है। मरियम नवाज साहिबा भी अपनी तकालीफ के बारे में, ये सियासी तकालीफ के बारे में बता रही थी। ये सब क्या है, ये सब क्यों है? जब तक मामला आपके हक में हो तब तक सारी चीजें बेहतरीन है, जब आपकी सपोर्ट बंद हो जाए या आपको खातिर खा वो नताइज ना मिल रहे हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर इदारों पर तनकीद शुरू हो जाती है। ये उस वक्त बात क्यों नहीं करते हैं कि जिस वक्त ये खुद इक़्तिदार में होते हैं या जब ये सारे मजे लूट रहे होते हैं? देखिए, एक ही मुतालबा था पीडीएम का कि न्यूट्रल जो है वो सही मानों में अगर न्यूट्रल रहें और वो दरमियान में ना आए तो हम जो है वो साबिक वज़ीर आज़म और इमरान खान और पीटीआई का मुकाबला कर लेंगे और हम अदम एतमाद के ज़रिए उसे निकाल बाहर करेंगे उन्हें। तो अब वो शायद इस नतीजे पर पहुंचे हैं, जो उनका एक सेंटेंस ही दोहराता हूँ पीडीएम रहनुमाओं का, कि लाडला बददस्तूर लाडला है। तो और अब बिल्कुल उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि शायद अभी भी कहीं ना कहीं बैकडोर जो है वो मामला चल रहे हैं। और ख़ास तौर पे पंजाब में जो कुछ हुआ 16 अप्रैल से लेके अभी तक, जो एक सियासी तमाशा कहूँगा बकौर मोनस लाई, जो वो कहा करते थे कि हमारे घर में सियासी तमाशा लगा रहता है, इन सियासतदानों का आना को माने नहीं रखता। तो ये सियासी तमाशा पंजाब के अवाम के साथ लगा रहा ईवान के अंदर, और एक मरतबा इंतखाब होता है, वैसे ये बदस्तूर लाडले वाली सिचुएशन ये डायरेक्ट ये इस्लामाबाद में ही कहीं आसपास चल रही है या बरास्ता पेशावर से होते हुए चल रही है? नहीं, बरास्ता पेशावर मेरे तो नहीं मानने में चीज़ें आती हैं, वो इस्लामाबाद और पिंडी से ही हो सकती हैं। वहाँ तो खैर अभी इस तरह के अख्तियारात उनके पास नहीं हैं। और इससे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप छोड़ के गई थी। एक तो ये कि ये पार्लिमानी पार्टी जो काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी है, और एक जो मौक़िफ़ अख्तियार किया जा रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब का जो फैसला है, मैं आपकी ट्रांसमिशन में आपकी मौजूदगी में, खालिद साहब की मौजूदगी में पहले बता चुका हूं कि सिर्फ एक लेटर मौसूल कराने की हद तक नहीं, इस पर जो है चौधरी खानदान में पंचायतें हो चुकी हैं, कई मर्तबा जो है वो कट हो चुके हैं। खानदान के छोटे बड़े सब बैठकर चौधरी शुजात हुसैन साहब कैटेगोरिकली चौधरी परवेज लाई साहब को बता चुके हैं, और बजरिया सेक्रेटरी जनरल जो है तारक बशीर चीमा उनके जरिए आगाह कर चुके हैं तमाम 10 के 10 मेंबरान को, इंक्लूडिंग चौधरी परवेज लाई, इंक्लूडिंग चौधरी मोनस लाई जो रहनुमा है मुस्लिम लीग काफ के पीटीआई के उम्मीदवार आप अगर बनेंगे तो हम आपके साथ नहीं हैं। ये तो वाजे एक डिवाइड थी, वाजे एक फर्क था। चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो बाकायदा इलेक्टेड मुस्लिम लीग काफ के पार्टी हेड हैं, पार्टी के सदर हैं। उन्हें घर में प्यार से सदर नहीं कहा जाता, वो इलेक्टेड सदर है पार्टी के। पार्लिमानी पार्टी ने अगर एक इजलास किया, पार्लिमानी पार्टी के जो हेड है साजिद भट्टी, वो चौधरी शुजात हुसैन के दस्तखत शुदा टिकट के साथ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके वो पार्लिमान में पहुंचे। तो आज अख्तियारात सारे उनके पास चले गए, जबकि पार्टी हेड जो हैं उनके अख्तियारात जीरो हो गए। ये कैसे मुमकिन है? मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने जो मीटिंग की भी, इन्होंने इंडोर्स करवाना होता है पार्टी हेड से। पार्लिमानी पार्टी ने जो भी डिसाइड किया, पार्टी हेड से जाके आपने वो तमाम तर जो मुंदरजात हैं, वो तमाम तर जो मिनट्स है उस मीटिंग के वो रखने हैं। पार्टी हेड अगर उन्हें तस्लीम करता है, वो इंडोर्स करता है, तो आप फॉलो कर सकते हैं उन डिसीजंस को, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तशरीह में उलझाए रखें, हम भी ट्रांसमिशन करते रहेंगे, कोर्ट भी लगी रहे, आज भी फैसला नहीं होता, कल कर लें, परसों कर लें। इधर जो है तकरीबन 3 माह की ताखीर से जो है वो कल काबीना मुकम्मल हुई है। कल जो है वो जिम्मेदार जो है उन्हें कलमदान दिया गया है। अब जवाबदही शुरू हुई है कल से कि जो महकमे हैं जिन्होंने सूबे को चलाना है, उनका कोई वारिस है, उनका कोई पुरसाने हाल है, उन महकमों से रिलेटेड जो मामलात हैं वो आगे बढ़ने की एक उम्मीद जो है वो कायम हुई है। तो मैं समझता हूं कि अगर अच्छा, मैं जो ब्रेक से पहले सवाल छोड़ के गई थी वो सवाल, हाँ
उसका जवाब हैदर वहीद साहब से भी ले लेती हूँ। हैदर साहब, मैंने सवाल ये छोड़ा था कि अभी भी चौधरी शुजात साहब के पास ये ऑप्शन मौजूद है इलेक्शन कमीशन को वो लिखकर ये जो 10 अरकान हैं इनको डी-सीट करवा सकते हैं? जब तक ये डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग इन द फील्ड है, जब तक तो बिल्कुल ये अभी कर सकते हैं, लेकिन इस मुकदमे में जो फैसला होगा उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इस मुकदमे में यह फैसला होना है कि उनकी डायरेक्शंस जो हैं वो पार्लियामेंट्री पार्टी की ही डायरेक्शन समझी जाएंगी, आर्टिकल 63A के जुमरे की समझी जाएंगी और उनको इफेक्टिवली जो है वो कम्युनिकेटेड समझा जाएगा। तो उस सूरत में डेफिनेटली फिर उनसे जो भी एनराफ किया गया है और परवेज इलाही को जो वोट दिया गया है, फिर उस सूरत में डेफिनेटली ना सिर्फ ये वोट काउंट नहीं होंगे बल्कि डी-सीट करने के लिए चौधरी शुजात साहब जो हैं वो पूरा वो पहले एक प्रोसेस होता है, शो कॉज होगा और एक प्रोसेस के बाद वो ECP को कहेंगे कि नोटिफाई इनको डी-सीट किया जाए। लेकिन डिपेंड करेगा कि इस केस में फैसला अगर तो ये होता है कि वाकई ये 10 पार्लियामेंटेरियन PMLQ के जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी के डायरेक्शंस को वायलेट किया है, वो डायरेक्शंस जो चौधरी शुजात के लेटर में दिए गए थे जिनको पार्लियामेंट्री पार्टी का समझा जाना चाहिए और इफेक्टिवली और टाइमली वोट से पहले कम्युनिकेट हो गए थे और फिर भी उनसे अनराफ किया गया, तो बिल्कुल चौधरी शुजात साहब का यह हक होगा कि इन सबको डी-सीट किया जाए। ठीक, नदीम मलिक साहब भी मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, इससे पहले कि मैं आपसे ये जो सुप्रीम कोर्ट पे जो भी कुछ चल रहा है इस पर बात करूं, जिस दिन हम वो पंजाब वाली ट्रांसमिशन कर रहे थे और आपने एक जायचा खींचा था कि मैं चाहता हूं दिलचस्प सूरत हाल ये होगी कि ऐसे वो पर्चा निकाले और ऐसे दिखाए, और जब आप चले गए तो बिल्कुल वही सिचुएशन हुई। और मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही थी आपको कि मलिक साहब यहाँ पर हुआ, आप अपनी इन्फॉर्मेशन आप बता चुके थे, इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहे थे, लेकिन जो कुछ आपने बात की थी एग्जैक्टली वही सब कुछ असेंबली में हुआ, वो दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन उसके बाद ये तो और ज्यादा दिलचस्प हो गई है और हम हर ट्रांसमिशन में एक फाइनल कंक्लूजन ये दे रहे होते हैं कि पाकिस्तान की सियासत की डायरेक्शन का पता चलेगा। सर, वो दिन ही नहीं आकर दे रहा कि डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। तो मेरी उस दिन एक्सपेक्टेशन ये थी कि चौधरी शुजात जो है अपने मेंबर्स को जिस तरह उन्होंने कौमी असम्बली में आज़ाद छोड़ दिया था, इसी तरीके से प्रोविंशियल असम्बली में आज़ाद छोड़ेंगे और उसी तरह की उनकी एक डायरेक्शन जाएगी और वो डिप्टी स्पीकर दिखाएंगे। इसलिए मैं नईम हनीफ से कह रहा था कि वो यूं करके लिफाफा निकालें। मेरी एक्सपेक्टेशन उनकी जरदारी साहब वाली मीटिंग के बाद ये इन्फॉर्मेशन थी एक्चुअली नून लीग से भी और पीपल्स पार्टी की भी जो टॉप सीनियर लीडरशिप थी उनके दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग लगती थी। लेकिन ये कि पूरी पार्टी को वो कह दें, उसमें परवेज इलाही भी शामिल हो जाते हैं। अब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर इंटरेस्टिंगली पोजीशन ये है कि 63A का फैसला जो था मेरे ख्याल में वो मावराए आइन था। मैं उस फैसले से बिल्कुल मुतफिक नहीं था, क्योंकि 63A की जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, हमारे खालिद साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर बहुत सारे वकला से ज़्यादा अच्छा इनका अबूर है, इनसे भी डिस्कस किया था, तो वो बराह रास्त किसी शिक के नीचे आता नहीं था कि वोट काउंट नहीं होगा। वो समझ नहीं थी आती कि ये फैसला कहाँ से आया। बहरहाल वो कोर्ट ने फैसला कर दिया। नून लीग को उसी दिन तगड़ी पोजीशन लेके इस पर रिव्यू पे जाना चाहिए था। इनको रिव्यू उस वक्त याद आया जब पंजाब का इलेक्शन आ गए, इन्हें लगा कि मैच इनके हाथ से निकल गया, तो ये शोर मचा के मैदान में आ गया। 63A के फैसले को उसी दिन इसी तरीके से लेके जैसे अब इन्होंने शोर मचाया, इनको अदालत में जाना चाहिए था कि कौन से आर्टिकल के नीचे आपने वोट ना काउंट करने का फैसला किया, रिव्यू उसी दिन फाइल करना चाहिए था। अब पोजीशन एक अजीबो गरीब है। कुछ फैसले सुप्रीम कोर्ट के ऐसे हुए हैं जिससे मसाइल पैदा हुए हैं, जैसे 9-10 अप्रैल की रात को जो प्रिजन वैन का बाद में अल्लाह अदलिया के वजूद होना था, वो एक कंट्रोवर्शियल चीज़ थी। वो हमेशा इमेज बरकरार रहेगा कि प्रिजन वैन से वो उस वक्त वो फैसला सामने आया। फिर इसी तरीके से जब चीफ मिनिस्टर पंजाब का इलेक्शन होने वाला था, तो इन्होंने कहा कि ये 20 हल्कों का इलेक्शन पहले हो जाए, फिर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा। वो क्यों मौखर कराया वो भी मेरी समझ में नहीं आया। 63A के ऊपर वोट काउंट नहीं होगा, वो भी समझ नहीं आई बात। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसकी इस्लाह सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये हर्फ नहीं आए कि सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा हो रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आइन की तशरीह के लिए तो हो सकते हैं, नया आइन या नया कानून बनाने के लिए नहीं हो सकते। वो 63A वाला फैसला जो उनका एक इख्तलाफी नोट था एक जज साहब का कि इट अमाउंट टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे उससे काफ़ी इत्तेफाक है, क्योंकि किसी भी आर्टिकल के नीचे ये नहीं लिखा हुआ कि आप वोट काउंट नहीं करेंगे। अब आपका जो सवाल है कि बेयकीनी का कॉस्ट पाकिस्तान पे कर रहा है, और जो बड़े प्लेयर्स हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के, अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो या बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके ऊपर बोझ है कि पाकिस्तान को बचाएं। इस वक्त आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं खाना जंगी वाले, अगर तो सूरत हाल ऐसे ही रही जो इस वक्त एक्सचेंज मार्केट में है डॉलर और पाउंड की, तो फिर आप ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा वो खाना जंगी वाली सूरत हाल की। दूसरा, हम अपनी डोमेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आइन की चीज़ों के ऊपर वो फैसले दे रही है जो आइन में लिखे नहीं है। आप सॉफ्ट इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, जो मावराए आइन चीज़ है, आप सॉफ्ट हो या हार्ड हो, कोई कुबू नहीं हो सकता, ना इंटरवेंशन हो सकती है। इनको आप फैसिलिटेट कर सकते हैं टॉक्स को। IMF की जब तक आपकी एग्रीमेंट नहीं होगी, पाकिस्तान के ऊपर डिफॉल्ट लटक रहा है।
तो 1 महीना सब्र करें, IMF की टॉक्स कंक्लूड हो जाएं, नए आर्मी चीफ की तैनाती करें। आपको नहीं आपसे पूछ रही हूँ, वो जो सॉफ्ट इंटरवेंशन की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ऐसा है। सर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सॉफ्ट इंटरवेंशन वैसे हो रही है? देखिए, अंसार ने खबर दी है, अंसार ने उसको ख्वाब नहीं आया होगा। बात बंदे होते हैं ना, उनको सोए हुए उठते हैं तो रात को ख्वाब आया होता है तो खबर फाइल कर देते हैं। अंसार बासी ने खबर ऐसे नहीं दी होगी, उसने यकीनन किसी से सीनियर लेवल पे इंटरेक्ट किया होगा, कोई बैकग्राउंड कमेंट किसी ने दिया होगा तो उसने जाके खबर फाइल की होगी। इमरान खान ने इसको रिवर्ट भी किया है। डजंट मैटर, आपको फीलर जब देना होता है आप इसी तरीके से देते हैं। तो अंसार 25-30 साल से रिपोर्टिंग कर रहा है डॉन द न्यूज में, वो बच्चा नहीं है कैसे गलती से खबर दे देगा, मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है। वो खबर दी गई होगी कि सॉफ्ट इंटरवेंशन कि हम एक ऐसी कोशिश करेंगे कि जिससे मसाइल का हल निकला है। उनका ये रोल नहीं है जो ये सोच रहे हैं, उनका रोल वही है जो आइन के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन पॉलिटिकल प्लेयर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे इस वक्त नजर नहीं आ रही है। आपने अगर IMF के एग्रीमेंट्स को टाइमली कंक्लूड ना किया तो इनमें से जितने लोग फील्ड में सारे कल को पछता रहे होंगे, फिर ये सॉफ्ट इंटरवेंशन ही होगी, फिर कुछ और हो जाएगा, आइन वाइन पीछे रह जाएगा। डिफॉल्ट मुल्क पाकिस्तान जैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, हम बहुत बड़ा मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, तो दुनिया सारी बंदूकें लेके हमारे सर के ऊपर खड़ी होगी कि एक न्यूक्लियर पावर डिफॉल्ट करने पे आ गया। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल के ऊपर मुझे नजर नहीं आया। अब दूसरा इशू आ जाता है कि इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या है। इंस्टीट्यूशंस को अब जैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने एक जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट को 63A वाला अपना पहला फैसला जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर इन्होंने दिया हुआ उसकी इस्लाह करनी है, वहां से इस बुराई का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज के ऊपर मैं दोबारा कहूंगा कि इस हुकूमत को 1.5-2 माह से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। जैसे ही IMF की एग्रीमेंट हो, नए आर्मी चीफ की तैनाती करें, ये 2 बेयकीनी है जो इस वक्त पाकिस्तान को परेशान कर रही हैं। उसके बाद एक केयर टेकर सेटअप, ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग जिसमें PTI शामिल हो, इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर केयर टेकर सेटअप बना के निकल जाना चाहिए। साहब पिछले 7 दिनों से डॉलर मुसलसल रेस कर रहा है, आज भी 230 से अबव हो गया है, स्टेबिलिटी आकर नहीं दे रही है। फिर दूसरी सिचुएशन ये कि अगर पंजाब में जो मौजूदा इनफैक्ट हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है, जिस तरह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है और ये शायद सॉफ्ट इंटरवेंशन के हवाले से ही वो बात कर रहे हैं, तो उससे महसूस ऐसा हो रहा है कि शायद PTI ये एक्सपेक्ट कर रही है कि उनके हक में कोई फैसला आ जाएगा। अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो क्या मौजूदा हुकूमत को ये सूट करता है ऐसी सारी सिचुएशन में कि उन्होंने सारे गलत फैसले अपने सर ले लिए, सारी बुराइयां भी उनके सर पे आ गई हैं, उनका वोट बैंक बहुत ज्यादा शटर्ड कर गया और ऐसी सिचुएशन में अर्ली इलेक्शंस की तरफ चले जाना? देखिए, शहबाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बनना पसंद किया। उस वक्त लड़ाई शहबाज और इमरान की तो पहले से चल रही थी, लेकिन एक सिचुएशन पैदा हुई थी DGI की तैनाती के ऊपर, जो सेम पेज था वो सेम पेज फट गया था उस मौके के ऊपर, क्योंकि इमरान खान ने जब एक टफ पोजीशन ली कि मैं रबर स्टैंप नहीं हूं, मेरी मर्जी से होगा, समरी दोबारा भेजें 18 डेज सर, तो वो जो बेयकीनी थी ना पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में, वो दराड़ पक्की हो गई हुई है, ये बात तय है। और उसी लड़ाई में शहबाज को मौका मिल गया जंप करने का, वो जंप करके उसने हुकूमत साजी कर ली है। इमरान ने उसके ऊपर साजिशी बयानिए का वो बयान खड़ा जिसकी शायद उसको तवक्को नहीं होगी कि इतना पॉपुलर हो जाएगा एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी अमेरिका, क्योंकि वो 4 साल से हुकूमत वो कर रहे थे जिसको सेम पेज के ऊपर वो बेच रहे थे, सेम पेज, शेख रशीद भी, इमरान खान भी, सारे वुज़रा भी। शहबाज शरीफ ने वो सारा गंद अपने ऊपर डलवाया। अब वो कहें हम मुल्क बचाने आए, बिल्कुल झूठ है। सियासत में उनको मौका मिला था, वो छलांग मार के आए थे, उनके ऊपर केसेस का दबाव भी था, उनके ऊपर भी, उनके साहबजादे के ऊपर भी। और दूसरा इनको खौफ यह था कि इमरान खान कल गया हुआ चीफ इनको 5 साल जेल में रखेगा, तो वो सजा इनको मिल रही है। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर IMF की डील हो जाती है, पाकिस्तान को ये यकीन हो जाए कि वो डिफॉल्ट वाले खतरे से निकल गया, आपकी एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी आएगी, तो दैट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी। मलिक साहब यहीं से इसको कंटिन्यू कीजिएगा, ब्रेक ले फॉरन। वेलकम बैक वंस अगेन जी। अहम समाअत इस वक्त जारी है और इसके जो ताज़ा तरीन अपडेट्स मेरे पास आ रही हैं, चौधरी शुजात हुसैन के वकील सलाउद्दीन इस वक्त रोस्टरम पर आए, फुल कोर्ट की हद तक दलाइल दें, ऐसा कह रहे हैं चीफ जस्टिस। जमात भी मेरी है और ख़त भी मेरा है, वकील कह रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन के। चौधरी शुजात के वकील ने भी फुल कोर्ट तश्कील देने की सदा की है। चीफ जस्टिस ने परवेज़ इलाही के वकील अली जफ़र को अदालती नज़ाइर देने से रोक दिया है। हम आपके केस के मैरिट्स पर नहीं सुन रहे, आप ये बताएं कि हमें फुल कोर्ट बनाना चाहिए या नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से ये सवाल किया गया है। बैरिस्टर एहतशाम भी साथ मौजूद हैं। एहतशाम, अब तक की समाअत को देखते हुए क्या समझ रहे हैं आप? आपको लगता है, क्योंकि जुल्करनैन से मैं पूछ रही थी तो वो कह रहे थे कि ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, तासुर ऐसा नहीं मिल रहा है कि आज मामला एक तरफ हो जाएगा, अभी शायद इसको मजीद टाइम लगेगा। तो जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं, लग रहा है कि जजेस इस वक्त मुकम्मल मूड में है कि तमाम लोगों को तसल्ली से सुन लें, उसके बाद फिर अपनी जजमेंट दें। क्या कहते हैं आप? किरण, 2 घंटे पहले आपने मुझसे जब सवाल पूछा था तो मैंने एग्जैक्टली यही आपसे अर्ज की थी कि पहले तो इस चीज पर फैसला होना चाहिए कि फुल कोर्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एक फरीक जो है वो तमाम लीडर्स उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि हमें फुल कोर्ट चाहिए। और मैंने सुबह यही कहा था कि किसी एक बेंच पर अदम एतमाद करना
तौहीन अदालत नहीं होता, बायस ऑफ अ जज या इम्पार्शियलिटी ऑफ द बेंच बाकायदा तौर पर कानून में एक चैप्टर है और उसको मद्देनजर रखते हुए किसी भी फरीक का या साइल का ये हक है कि वो ये सवाल उठाए और उसके मुताबिक उसके ऊपर पहले फैसला हो। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला ये कि अगर उन्होंने परवेज लाई साहब के वकील को कहा है कि अभी मेरिट्स पर हम बहस नहीं सुन रहे, पहले हम इस चीज पर फैसला करेंगे कि फुल कोर्ट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, क्योंकि फुल कोर्ट पार्टी की डिमांड है। तो अब सबसे पहले तो यही होगा कि इसके ऊपर दलाइल दिए जाएंगे, इस पर बहस होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव होता है बेंचेस बनाना, तो वो पूछेंगे कि क्यों आपको फुल कोर्ट चाहिए, फिर दलाइल दिए जाएंगे। इससे पहले बहुत कम केसेस में फुल कोर्ट बना है, आपको पता है 17 जजेस का इकट्ठे होकर बैठना। लेकिन मेरे ख्याल से वंस एंड फॉर ऑल अगर सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सूरत हाल क्लियर हो जाए कि पार्टी हेड की पावर है, पार्लियामेंट्री पार्टी की पावर है, डायरेक्शन पार्टी हेड की तरफ से जानी है नहीं जानी है, तो इस पर एक जामे और मुफस्सिल फैसला आना चाहिए। और फुल कोर्ट ना भी हो तो मैं ये समझता हूँ कि एक लार्जर बेंच जरूर तश्कील दिया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे 9 जज साहिबान पर मुश्तमिल या 11 जज साहिबान पर मुश्तमिल एक बेंच आना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के माजी के जो फैसले, मिसाल के तौर पे उसमें 4 जज साहिबान बैठे हैं, 5 बैठे हैं, तो उन फैसलों से सुप्रीम कोर्ट वांट्स टू कम अप पॉइंट ऑफ व्यू नाउ रिगार्डिंग द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक लार्ज जरूरत है। और फिर इस चीज रखना चाहिए जो मरियम नवाज बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा कि हमें इस बेंच के ऊपर उस तरह नहीं है, तो ये बातें सारी सामने नजर आती हुई बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये 1, 2, 3 दिन की भी बात नहीं है। मेरे ख्याल में मामला थोड़ा शहबाज साहब जो हैं वो निगरान वजीर आला रहेंगे पंजाब। तो खालिद अजीम साहब, ऐसे ही सिचुएशन आप देख रहे हैं कि ये मामला मजीद तवालत इख्तियार करेगा और जब तक ये एक एक्टिंग सीएम के तौर पर हमजा शहबाज साहब नजर आएंगे, हालांकि एक बड़ी कल जो है वो कैबिनेट बन चुकी है, हलफ भी ले चुके हैं। देखें जी, उसको नाम चाहे कोई भी दें, ट्रस्टी का लफ्ज़, चूँकि वैसे तो बहुत बात इस पे हो चुकी है कि वो अजनबी है ये लफ्ज़ आइन के लिए, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल में वो शायद उनको डेजिग्नेट नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने अदालत ने ये कहा था कि जिससे कोई ट्रस्टी होता है आप इसी अंदाज में इसके उमूर चलाएँगे। अभी इसके सिवा और कोई चारा नहीं है, या तो वो फौरी तौर पे उनका इंतखाब जो है उसको वैलिडेट कर दें या उसको कलअदम करार दे दें, उसके बाद कोई बात हो सकती है, लेकिन वो उसकी स्टेज आगे की है। मैं बड़े एहतराम के साथ मैं सिर्फ इस नुक्ते को समझना चाहूँगा, हैदर वहीद साहब भी और इल्तिशाम साहब जो हैं वो समझा सकते हैं मुझे इस बात को कि हमेशा हर फैसला जो है उसके एंड पे ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एक चीज़ होती है। अब वो जो 8 अरकान का 8 जज साहिबान का जो फैसला था उसमें सिग्नेटरी जो 8 थे, लेकिन बाकी लोगों ने भी उसके ऊपर जो है वो कोई मुखालफाना राय नहीं दी हुई सवाए जस्टिस काजी फायज़ ईसा के। तो इस तरह से वो 16-1 से ये नुक्ता जो है वो डिसाइड हुआ महसूस होता है। तो क्या ऐसी सूरत में अगर उसको कोई उसमें रद्दोबदल करना है उस ओपिनियन में, तो क्या उसके लिए फिर उसी कोर्ट होना, यानी 17 अरकान जो है उनका बेंच होना ज़रूरी है या नहीं है? क्योंकि मेरी समझ के मुताबिक तो ये अभी मैंने देख रहा था, सलमान अकरम राजा साहब का भी एक ट्वीट है कि चूँकि वो 8 अफराद का फैसला है 8 जज साहिबान का, तो 8 जज साहिबान से बड़ा कोई बेंच जो है वो भी काफ़ी होगा इस चीज़ के लिए। लेकिन ये कानूनी नुक्ता है जिसमें वकला साहिबान ज़्यादा बेहतर अंदाज में रहनुमाई कर सकते हैं। एक बात जो है वो नईम हनीफ साहब जो कर रहे थे उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जी, तो ये है कि अगर चौधरी शुजात की बात की कोई अहमियत नहीं थी, उनकी हिदायत की कोई अहमियत नहीं थी, तो मोने सिलाई साहब जो है वहाँ डेरे डाल के क्यों बैठे रहे? वहाँ बार बार उनको मनाने की क्या ज़रूरत थी? अब वो कहते हैं हमने फैसला कर लिया है। और तीसरी बात ये है कि अली ज़फ़र साहब की ये दलील है कि जी उन्होंने फैसले के बाद जो है गिनती के बाद जो है वो ख़त लहराया। भाई उन्होंने तो ख़त उसी वक्त देना, उनको पहले देने की क्या ज़रूरत पड़ी है? वो क्यों किसी पे असरअंदाज होंगे कि जी आपके चूँकि ख़िलाफ़ आ गया लिहाजा आप वोट डाल नहीं सकते? वोट डालने से वो नहीं रोक सकते थे। अलबत्ता जिस वक्त गिनती का मरहला आया तो डिप्टी स्पीकर ने उस ख़त का उसी वक्त जिक्र करना था और उसमें उन्होंने बताया कि बाकी जो 10 अफराद को जो हिदायत जारी की गई है उस हिदायत की कापियाँ भी मेरे पास आ चुकी हैं। वो उन्होंने लहराई नहीं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मेरे पास मौजूद हैं।
तो अब चौधरी शुजात साहब के वकील जो हैं वो जब वहाँ पे बैठेंगे बताएंगे कि ये हिदायत उन्होंने कब जारी की, तो ये सारी चीज़ें उस वक्त आ जाएंगी। अगर ये हिदायत उनको ना आई होती तो चौधरी मोनिस अली साहब जो हैं उनको बार बार जाके अपने मामू, वो उनके मामू लगते हैं रिश्ते में, और वैसे तो वालिद के वो चचाजाद भाई हैं लेकिन साथ मामू हैं, अपने मामू को बार बार किस बात पे वो कायल करते रहे अगर कोई ऐसी हिदायत जारी नहीं हुई थी। फिर जिसके बाद उन्होंने कहा कि फिर मैं भी हार गया और फिर इमरान खान भी हार गया। ये मोनिस इलाही साहब के इस सारे इलेक्शन प्रोसेस से पहले के स्टेटमेंट भी थे इनफैक्ट। अच्छा जी, मलिक साहब एक पॉइंट रेज कर रहे थे कि जिस वक्त ये 16 अप्रैल वाला डिसीजन हुआ था, नहीं मनीफ साहब जी, उस वक्त रिव्यू पिटिशन में जाना चाहिए था लेकिन नहीं गए, बैठे रहे, और अब जब ये मामला दूसरी तरफ आ रहा है तो शायद अगर उस वक्त रिव्यू पिटिशन में चले जाते तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून को फायदा हो जाता। कोई इत्तलात है आपके पास, क्यों बैठे रहे कि फिर मुनहरिफ भी हो गया अरकान, फिर ज़िमनी इलेक्शन की तरफ भी चले गए, फिर रन ऑफ इलेक्शन की तरफ भी चले गए, क्यों उस वक्त मुस्लिम लीग नून को यह ख्याल नहीं आया कि रिव्यू पिटिशन की तरफ जाना चाहिए? किरण इसमें जरा मैं थोड़ी सी एक बात ऐड कर दूं, इसमें मैं एक बात ऐड कर दूं, अनीम अनीफ साहब तो बाद में उसमें फरमाएंगे। देखिए, रिव्यू पिटीशन जो है वो मौजूद है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, जो उसमें बाकायदा फरीक थी, और आज भी उन्होंने इस बात के ऊपर बार बार प्रेस किया है कि हमारी जो रिव्यू पिटीशन है उसको पहले सुन लें। ठीक है, मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया, लेकिन उस फैसले के खिलाफ जो रेफरेंस है, रेफरेंस के ऊपर फैसला दिया गया है, उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन मौजूद है कोर्ट में। सही नहीं मनीफ साहब? मैं ना किरण बस मैं शॉर्टली यही, एक तो खालिद साहब जो बात कर रहे थे, मोनिस इलाही जो हैं वो उस दिन भी जब ये सारा मामला हुआ, और इनको 2 रोज़ पहले से पता था कि चौधरी शुजात हुसैन ये फैसला कर चुके हैं, और ये फैसला चौधरी शुजात साहब ने 2 दिन पहले नहीं किया था, ये फैसला उन्होंने उस दिन किया था जब परवेज़ इलाही साहब उनसे मुशावरत किए बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर, अपनी पार्टी के सदर की इजाज़त के बगैर, और ऐसा ही एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाए बगैर बनी गाला चले गए थे, और वहाँ से जो है वो वज़ीर आला के उम्मीदवार नामजद होकर आ गए थे PTI के। तो उस रोज़ भी मोनिस इलाही ने 2 से 3 अटेम्प्ट की अपने मामू को मामू बनाने की, लेकिन वो नहीं मामू बना पाए चौधरी शुजात हुसैन को, और वो अटल रहे अपने फैसले पे। दूसरा जो रिव्यू पिटीशन वाली आपने बात की, उसमें जो है शायद जितने यहाँ पे सीनियर मेरे बैठे हैं वो इत्तेफाक करें मेरी बात से या ना करें, मामला कुछ नून लीग के अंदर भी काफ़ी हाफ हार्टली चीज़ें चल रही थी। लंदन कैंप जो था और जाती उम्रा जो था, वो उनका मूड कुछ और चल रहा था, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमजा शहबाज शरीफ कैंप जो था, उनके जो डायरेक्शन थी वो कुछ और थी, वो किसी और ट्रैक पे चल रहे थे, और इनके आपस में जो कमिटमेंट थी, जिन टर्म एंड कंडीशंस पे मियां नवाज शरीफ साहब ने अलाउ किया था मियां शहबाज शरीफ को हुकूमत लेने के हवाले से, वो काफ़ी जो लिंगर ऑन चीज़ें हो रही थी, ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ की जो नाहली और सज़ाओं का मामला है, मरियम नवाज के जो केसेस का मामला था, उसमें बिल्कुल भी कोई पेशरफ्त नहीं थी। तो चूँकि लंदन कैंप जो है और जाती उम्रा भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था, तो उस वक्त चीज़ों को बस ऐसे फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था। और देखिए 197 वोट इन्होंने कास्ट करवा लिए, जबकि इनको 186 वोट चाहिए थे। ये 186 वोट कास्ट करवाते, ये गालबन उस वक्त नदीम मलिक साहब ने इस बात की निशानदेही की थी, या 187 वोट भी कास्ट करवाते, 10 से 11 मेंबराने सूबाई असेंबली को ये सेव कर सकते थे। तो जिस तरह इन्होंने 20 मुनहरफ अरकान को ऊपर बचाया, और आज वो इन्हीं की ऑपोजिशन बन के वो एक मौजूद हैं ऑपोजिशन डेस्क पे कौमी असेंबली में। तो यही वजह थी उस वक्त रिव्यू पिटीशन दायर नहीं की गई, और आज जो है वो सोचा जा रहा है कि अगर यहाँ पे फैसला इनके खिलाफ आता है तो उस फैसले की रोशनी में ये रिव्यू में जाएंगे और उन 25 अरकान सूबाई असेंबली को बहाल करवाने की कोशिश करेंगे। जी सही, ठीक है। अच्छा, जो हुक्मरान जमात है उनके मूड का तो पता चल गया ना, वो एग्रेसिव प्ले करने का सोच रहे हैं, जिस तरह से आज PDM की 13 जमातों ने मिलकर जो एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है, उनके मूड का तो पता चल रहा है। लेकिन मंसूर, क्या PTI के मूड का भी पता चल रहा है? एक तरफ मुसलसल अर्ली इलेक्शंस के हवाले से खान साहब बात करें कि फौरी तौर पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए, दूसरी तरफ ये पंजाब का इक्तदार हासिल करने की भी मुकम्मल तौर पर कोशिश की गई, चौधरी परवेज इलाही, फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस जो हुआ। अब अगर फैसला इस तरफ आ जाता है तो क्या लगता है आपको, क्या खान साहब कंटिन्यू करेंगे पंजाब की गवर्नमेंट को, या पंजाब और KPK इसको डिसॉल्व करके मरकज के ऊपर दबाव बढ़ाएंगे? मूड क्या लग रहा है आपको इस वक्त PTI का?
देखिए, मेरे ख्याल में इसको बड़े आसान तरीके से अगर मैं इस तरह इसको डिस्क्राइब करूं कि इस वक्त कंडीशन ये नहीं है कि ये असेंबलियां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इसलिए चाहिए चूंकि इन असेंबलियों के जरिए वो अवाम की खिदमत करना चाहते हैं या अवाम के मसाइल को हल करना चाहते हैं। ये इन असेंबलियों के अंदर कौन चीफ मिनिस्टर होगा, कौन स्पीकर होगा, किस असेंबली में रहना है, किस असेंबली में नहीं रहना, इट हैज़ मोर टू डू विद पॉलिटिक्स। इट हैज़ मोर टू डू कि हमने अगले इलेक्शन के लिए जो है अपने आप को किस बेस के ऊपर लाके खड़ा करना है। मेरा एतराज़ इस बात के ऊपर है कि आखिर क्या हम ये जितने भी लोग हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या हम ये मानते हैं कि नहीं मानते कि इमरान खान साहब जो हैं इस सिस्टम के लाडले रहे हैं या नहीं रहे? लेट्स क्लियर दिस आउट। पहले तो सबसे पहले इस बात के ऊपर आ जाए ना, फिर इसको डिस्कस करें कि 3.5-4 साल से क्या इस सिस्टम ने उनको लाड प्यार से पाल पोस के यहां तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? और जब उस लाड प्यार का आना बंद हुआ तो उसके बाद उनका एहतजाज, और उन्होंने फिर किसी चीज को नहीं छोड़ा। उन्होंने पूरे सिस्टम के अंदर यहां तक भी कहा, उनकी टीमों ने, उनकी सोशल मीडिया की टीमों ने कहा कि जो नहीं मानता वो गद्दार है। इस मुल्क के अंदर इस चीज की ईंट, वैसे तो पिछले 70 साल से हम देखते आए हैं सियासतदानों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर ये फतवे लगते रहे, लेकिन अब पिछले 4 महीने में जो सिलसिला हमने अब देखा है, चाहे वो एंकर पर्सन हो, चाहे वो सहाफी हो, चाहे वो इवन जज हो, चाहे वो जर्नैल हो, चाहे वो सियासतदान हो, सबके ऊपर गद्दारी के फतवे तक लगा दिए गए। और आज जो स्ट्रगल है, इमरान खान साहब की जो स्ट्रगल है, वो किस बात की है? आपके ख्याल में वो डेमोक्रेसी की स्ट्रगल है? वो डेमोक्रेसी की स्ट्रगल नहीं है। वो इस बात की स्ट्रगल है कि जो लाड प्यार मुझे पहले मिलता रहा, मेरे मुंह में नवाला डाला गया, मुझे वो नवाला दोबारा चाहिए, मुझे वही ट्रीटमेंट दोबारा चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से भी ला के दो, चाहे वो पिंडी से लाओ, पेशावर से लाओ, या सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से लाओ, मैं नहीं जानता, मुझे वही चाहिए बस। और अगर नहीं करोगे तो मैं मंसूर यहीं से प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। क्विक ब्रेक की कॉल है, ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के